तो किसी भी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सम एनर्जी एंड द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, इट इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये पढ़ा है आपने, क्या आपको याद है? यस सर। वेरी गुड। अब किसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी है तो वहां पर भी एनर्जी स्टोर होती है। फॉर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर भी एनर्जी स्टोर होती है। वो जो एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको भी इसी तरह का फॉर्मूला आता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए यहाँ ई लगा देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की, इसलिए यहाँ पे बी लगा देता हूँ। अब ये वेव में दोनों फील्ड होती है, एक साथ मूव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी स्पेस में ट्रेवल कर रही है तो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं एम्पलीट्यूड मान लू ई नॉट है और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो मान लू मैं अगर बी नॉट है, तो मैं उनकी इक्वेशंस लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग वेव जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं जेड एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेव जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है स्पेस में, मैं उसको लिख सकता हूँ, वो एक्स डायरेक्शन में है, सॉरी वाई डायरेक्शन में है, उसकी इक्वेशन को लिख सकता हूँ, उसका एम्पलीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के। ये वेव इक्वेशन लिख दी मैंने। बिल्कुल सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव इक्वेशन होगी वो हो जाएगी उसका एम्पलीट्यूड, मान लीजिए वो वी नॉट है, उसकी डायरेक्शन के केप में है, इनटू साइन, उसका फेज सेम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में ऑसिलेट करती है, दोनों का फेज एक सेम ही आता है, तो इस साइन वाला ये जो पूरा टर्म आएगा ये पूरा एग्जिस्ट आता है दोनों वेव के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक वेव की इक्वेशन हो सकती है। अब किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वहां पर वेरिएबल है। वो वेरिएबल है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी लोकेशन पर देखेंगे तो टाइम के साथ बदल रही है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लोकेशन पे देखेंगे तो ये भी टाइम के साथ बदल रही है, तो दोनों वेरिएबल है। तो स्पेस में जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी बदल रही है, स्पेस में जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी बदल रही है। क्लियर? एनर्जी डेंसिटी इज वेरिएबल, एनर्जी डेंसिटी इज वेरिएबल। अब वो वेरिएबल है, हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों एवरेज वैल्यू में इंटरेस्ट रखते हैं? क्योंकि इतनी तेजी से बदलेगी कि हमें तो एवरेज ही दिखाई देगा। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत तेज हाई फ्रीक्वेंसी को ज्यादा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, लो फ्रीक्वेंसी तो फिर भी रिकॉर्ड कर ले, तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से बदल सकती है ईएम वेव की इंटेंसिटी, ईएम वेव की एनर्जी, इसलिए मैं एवरेज निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। चलिए अपन एवरेज निकालते हैं इसका। लेट्स फाइंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? एनर्जी डेंसिटी का मुझे एवरेज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी। एवरेज को मैं ऐसे एंगल ब्रैकेट में लिखता हूँ, वो आ जाएगा इस टर्म का एवरेज। और ई की वैल्यू देखिए ये थी, ई की वैल्यू ये थी, तो इसका स्क्वायर लिखना है हमें। ये आ जाएगा एवरेज ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर मतलब इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड आएगा इसका ई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। इस टर्म का मुझे एवरेज लिखना है। वैसे ही मैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड की निकालना चाहूँ तो आ जाएगा एवरेज ऑफ हाफ नीचे म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। अब साइन या कॉस, इन दोनों टर्म के स्क्वायर का मैं एवरेज निकालू, देखिए बाकी सब तो कांस्टेंट है, साइन या कॉस इनके स्क्वायर का एवरेज निकालो तो वो आता है हाफ। साइन या कॉस इनके स्क्वायर का एवरेज निकालो तो वो आता है हाफ। ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट था, और साइन स्क्वायर वाले टर्म का एवरेज ये आ गया हाफ। वैसे ही नीचे भी 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, ये कांस्टेंट था, और साइन स्क्वायर वाले टर्म का एवरेज वो आ गया हाफ। क्लियर? इतनी समझ में आ रही है? Yes, sir. Now, electric field, magnetic field in EM wave,
आर रिलेटेड विथ ईच अदर। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल अनरिलेटेड होते हैं, उनके एम्पलीट्यूड का रिलेशन होता है। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ ई नॉट और बी नॉट, ये जो एम्पलीट्यूड होते हैं रिलेटेड होते हैं, इनका रेशो वेव स्पीड आती है, सी आता है, और वेव स्पीड को आप लिख सकते हैं रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशो आता है सी, इट इज 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये प्रॉपर्टी आती थी इलेक्ट्रिक ईएम वेव की, इस प्रॉपर्टी को चलो यूज कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इन एक्सप्रेशन को देखो यहाँ 1/4 और 1/4 लगा के लिख सकता हूं मैं। अब जरा सेकंड एक्सप्रेशन जो है बी नॉट वाला टर्म जो है उसको ई के टर्म में लिख देते हैं। सेकंड वाला जो टर्म था उसको ई के टर्म में लिख देते हैं। ये आ जाएगा 1/4, नीचे म्यू नॉट, ये 2 और 2 4 हो गया, नीचे म्यू नॉट था, और बी स्क्वायर, बी नॉट का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, ये रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऊपर भेजो तो आ जाएगा ई नॉट इंटू रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर। एम आई राइट? मैंने ई नॉट इंटू ये टर्म लिख दिया बी नॉट, लिख सकता हूं यहां से, देखिए ई नॉट इंटू रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज बी नॉट। बस, तो बी नॉट स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्या आ रहा है वहां पे। अब जरा ये देखो क्या आ रहा है, ये स्क्वायर करोगे तो ई नॉट स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ये रूट हटा तो नीचे से म्यू नॉट, ऊपर से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी भी देखिए वही आ रही है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसका मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है वही मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है। इससे हमको ये चीज समझ में आई कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ईएम वेव। ईएम वेव में दोनों ही सेम एनर्जी लेके जाती है, सेम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेके जाती है। टोटल निकाल देते हैं, टोटल कितनी एनर्जी स्पेस में, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी वो जाएगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो किसी भी एक को लिख के उसका डबल कर दूं, है ना। मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूं, एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी, एवरेज ऑफ एनर्जी डेंसिटी, किसी भी एक की एनर्जी डेंसिटी का डबल कर दो, तो 1/4 ई नॉट एप्सिलॉन नॉट का डबल कर दिया, ये आ जाएगा 1/2 ई नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव। इसे याद रखने का एक और तरीका है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी सेम चीज लिखी मैंने, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी याद रख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी याद रख सकते हो, है ना, दोनों सेम ही है। तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखो वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखो, एक ही बात आएगी। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड था बी नॉट या इधर ई नॉट, ये एम्पलीट्यूड था और उसका नीचे हाफ है, या हाफ को अंदर ले जाओ उधर, एम्पलीट्यूड और हाफ को अंदर ले गए और √2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने उसको, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ई नॉट बाय √2 स्क्वायर, और ई नॉट बाय √2 इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, तो आप इसको ऐसा भी रख सकते हो ई नॉट इंटू ई आरएमएस का स्क्वायर, या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में याद रखना है तो इसे ऐसा याद रखो 1/μ0 इंटू बी आरएमएस का स्क्वायर। बोलिए, समझ में आया? ओके, सो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, हमें पता थी। ईएम वेव में दोनों फील्ड होती है, दोनों की अपनी अपनी एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू निकाली मैंने, एवरेज वैल्यू दोनों की सेम आ गई, दोनों की एवरेज एनर्जी डेंसिटी सेम आ गई, तो इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करती है। और एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैंने निकाली, तो उसको आप या तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिख सकते हो, या हाफ म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर लिख सकते हो, या इसको ई आरएमएस के टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में उस फॉर्मूले में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, बोले ये तो सेम ही आ रहे थे, बोले एवरेज और ये बराबर कैसे आ गए, बच्चे कई बार ऐसा पूछ लेते हैं मेरे से। तो क्या तुम्हें दिख रहा है ये और ये सेम है क्या? नो सर, नो, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है,
है ना, और ये एवरेज वैल्यू, पहली चीज तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, ये एवरेज वैल्यू थी, ये फर्क है। दूसरी चीज, यहाँ इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एम्पलीट्यूड है। तीसरी चीज, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी थी और वो टोटल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अकेले की एनर्जी डेंसिटी जो आई थी वो ये आई थी 1/4 आई थी, और दोनों की मिलकर वहां हाफ का टर्म आ गया। समझे? चलिए, अब एनर्जी डेंसिटी इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कहती है कि यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। यूनिट वॉल्यूम मतलब कि 1 मीटर बाय 1 मीटर एरिया लो, 1 मीटर विड्थ लो और 1 मीटर का एरिया लो, ऐसा क्यूब बनाओ, उस क्यूब में कितनी एनर्जी, ये बताती है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। कि 1 मीटर साइड लेंथ का एक क्यूब बनाओ तो उसमें कितनी एनर्जी है ना, ये एनर्जी डेंसिटी बताती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी मुझे पर यूनिट वॉल्यूम पता है और वेव मूव कर रही है स्पीड सी। तो देखिए, ये जो क्यूब बनाया मैंने, जिसकी साइड 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है, इसमें जो भी एनर्जी होगी, वेव सी स्पीड से चल रही है तो ये भी सी स्पीड से चल रही होगी एनर्जी। सही बात है क्या? जो वेव की स्पीड है उसी स्पीड से ये पूरा क्यूब आगे बढ़ेगा, पूरा एनर्जी लेके आगे बढ़ेगा, है ना। अब इस क्यूब का सरफेस का एरिया क्या था? 1 मीटर स्क्वायर। इस क्यूब का सरफेस का एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। और इसकी विड्थ क्या है? 1 मीटर। ये 1 मीटर विड्थ कितने टाइम में लाइट क्रॉस कर लेगी? 1/c। 1/c डिस्टेंस बाय स्पीड 1/c। सही है क्या? इस क्यूब की साइड लेंथ जो है 1 मीटर है, तो 1 मीटर डिस्टेंस की जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा? 1/c। इतने टाइम में इस क्यूब की पूरी एनर्जी आगे क्रॉस हो जाएगी। क्यूब की साइड लेंथ 1 मीटर की है, तो ये 1 मीटर में जो भी एनर्जी है वो इतने टाइम में 1/c टाइम में पूरी आगे चली जाएगी, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी में, एनर्जी डेंसिटी की जो भी वैल्यू थी, जो भी टोटल एनर्जी डेंसिटी वो यूनिट क्यूब में थी, और इस क्यूब की एनर्जी कितने टाइम में आगे क्रॉस हो जा रही है? 1/c टाइम में। कितने एरिया से क्रॉस हो रही है? 1 मीटर स्क्वायर से। यही तो होती है इंटेंसिटी, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टाइम कितना लगा था इस क्यूब की जो भी एनर्जी को क्रॉस करने में? साइड लेंथ 1 मीटर है, स्पीड ऑफ लाइट c थी, तो 1 मीटर क्रॉस करने में टाइम लगा 1/c। एरिया इसका 1 मीटर स्क्वायर लिया, क्यूब बनाया है, तो एनर्जी डेंसिटी अपॉन 1/c, 1/c का c ऊपर चला गया, 1/c का c ऊपर चला गया, तो इससे इंटेंसिटी का मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है, एनर्जी डेंसिटी टोटल जो भी एनर्जी डेंसिटी है इंटू सी, टोटल एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। ये रिलेशन आ जाता है इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी में। और ये रिलेशन सिर्फ मैं ईएम वेव के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सारी वेव के लिए ऐसा होता है, हर वेव के लिए ऐसा होता है, चाहे वो रोप पर वेव हो, चाहे किसी भी वेव हो। भैया एक यूनिट वॉल्यूम में जो भी एनर्जी है, वो ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बोला है, तो हर वेव के लिए हो जाएगा। किसी भी वेव की एनर्जी डेंसिटी इंटू उस वेव की स्पीड, उस वेव की इंटेंसिटी दे देगा आपको। समझे? यस सर। ओके, अब मेरे पास कुछ बच्चों के डाउट आए थे। क्या बच्चों आपके डाउट क्लियर है क्या? जिनने भी डाउट पूछे थे, मैंने बोला था क्लास में डिस्कस करेंगे। यस सर। ओके, ठीक है बच्चों। ईएम वेव में और किसी को कुछ पूछना है? किसी भी बच्चों को और कुछ डाउट? आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, एनसीईआरटी में कहीं कुछ दिक्कत आई हो आपको? चलिए, अगर अभी नहीं है तो एक काम करना, पढ़ना, और बाद में आए बाद में पूछ लेना, ठीक है? आपके ग्रुप पे पूछ लेना, है ना। चलिए, फिर अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। अच्छा, मैंने सेमीकंडक्टर पे स्लाइड प्रिपेयर करी है थोड़ा सा। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लांट, ये क्या बता रहे हैं अर्चित आप? ये अपने कोर्स में नहीं है, आप जो भी बोल रहे हो। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लांट ये अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है? प्लीज वेट।
हम सेमीकंडक्टर को थोड़ा स्लाइड से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारी थ्योरी है और इसमें डायग्राम के साथ चीजें होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने स्लाइड प्रिपेयर करी है। स्लाइड के साथ हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा सेमीकंडक्टर? किसी भी बच्चे ने एनसीईआरटी से कुछ पढ़ा हो, या आपको क्या क्या पता है अभी सेमीकंडक्टर के बारे में बताइए? डायोड। डायोड और यस। और कुछ किसी को पता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन, एन टाइप, पी टाइप, वेरी गुड। अच्छा, सेमीकंडक्टर आप लोग यूज करते हो क्या? क्या आप लोग यूज कर रहे हो सेमीकंडक्टर? यस। आज कोई हो ही नहीं सकता है जो ये बोल दे कि सेमीकंडक्टर यूज नहीं कर रहा। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट की कोई भी चीज, हर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में सेमीकंडक्टर है। इनफैक्ट आजकल तो ट्यूबलाइट भी इंटेलिजेंट आने लग गई है ना। एलेक्सा को बोलो कि ट्यूबलाइट ऑन कर दे तो ऑन कर देती है। तो जो एलेक्सा है वो भी सेमीकंडक्टर से बनी है, और वो ट्यूबलाइट्स में भी सेमीकंडक्टर की चिप है। वो इंटरनेट ऑफ थिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है। हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो स्मार्ट डिवाइसेस है जैसे एलेक्सा। उसको बोलो तो वो ट्यूबलाइट को कंट्रोल कर लेती है, वॉशिंग मशीन कंट्रोल कर लेती है, रूम में कोई, आपके घर में कोई बाहर से कंट्रोल कर सकता है। आपके रूम में आपने सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगा रखे, और कोई बाहर बैठा पर्सन आपके पूरा सिस्टम को हैक कर ले, सिक्योरिटी कैमरा ऑन कर ले, और आपके घर में क्या हो रहा है सब देखेगा वो बैठ के। ठीक है, तो आजकल ये हो गया टेक्नोलॉजी में, समझ में आ रहा है? चलिए, तो काफी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। कुछ चीजें तो एब्सर्ट है, बस कुछ भी उठपटांग कर रहे लोग, है ना, पता नहीं इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, मतलब आजकल लोगों को, मुझे तो लगता है कि यार बटन दबाने में क्या दिक्कत है आपको, क्यों जरूरत है आपको एलेक्सा को बोलने की? आलसी बना रहे हैं सबको। चलिए, तो कंप्यूटर ऑन हो रहा है मेरा, वो भी सेमीकंडक्टर का ही है। सेमीकंडक्टर आज हमारे जीवन में इतना एंटर कर चुका है, हमारी कोई चीज है ही नहीं जो सेमीकंडक्टर से अछूती रही हो। ठीक है, सेमीकंडक्टर कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व हो ही रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए भी। इनफैक्ट मेडिकल सिस्टम में तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स आजकल हम यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के हैं। डिवाइस बहुत सारे हम यूज कर रहे हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए, सेमीकंडक्टर से काम करते हैं वो। बिना प्रोसेसर्स के कोई भी आजकल सिस्टम काम ही नहीं होता है। आजकल तो सारी सर्जरी धीरे धीरे रोबोटिक होते जा रही है। सऊदी अरेबिया अभी 2020 में एक एक्सपो करने वाला है, उसमें वो एआई का काफी अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज दिखाने वाला है रोबोटिक सर्जरी में, कि डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं है, रोबोट पूरे प्लान कर रखे, ट्रेन कर रखे, वो मरीज की चीजें सब देखकर उसकी सर्जरी परफॉर्म कर देंगे। तो इतने ज्यादा आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी बढ़ रही है, और इसका मेन रीजन है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, यस, एक्सपो 2020, यस, है ना। आपका क्या होगा मधुर? मधुर, ह्यूमन की तो हमेशा जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन की जरूरत ना पड़े ऐसा कभी हो नहीं सकता। पर यह है कि आपको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। मशीन इंटेलिजेंट हो रही है तो आपको उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, वो है ही आप, है ना। एज ए डॉक्टर आपका क्या होगा तो बहुत अच्छा ही होने वाला है। उल्टा मशीन्स का यूज करके देखिए, डॉक्टर ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। वैसे भी किसी भी डॉक्टर के हाथ उतना अच्छा कट नहीं कर सकते जितना एक मशीन कट कर सकती प्रिसीजन से। डॉक्टर्स को जरूर एक्सपीरियंस ज्यादा होता है तो काफी चीजें हैंडल कर लेते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी वगैरह में डॉक्टर्स की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी ही। बिना रोबोट के तो इंडिया जैसी जगह पे तो यूज हो ही नहीं पाएगा। और हम अभी, मुझे नहीं लगता कि 50 साल में हम पूरी तरह से रोबोट पे रिलाय कर सकते। तो आप सब तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, आप तो 50 साल करीब सर्विस करेंगे, और क्या आगे 50-60 साल जो भी हो, उतने में ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। पर आपको पढ़ना बहुत है। एक चीज है कि आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बहुत बनना पड़ेगा। ठीक है, आप एमबीबीएस जब करेंगे तो आपको एमएस वगैरह के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, और इंडिया में स्कोप अच्छा है अपने लिए। क्लियर? चलिए, स्लाइड ऑन हो रही है, 1-2 मिनट वेट करिए, जब तक किसी को कोई डाउट पूछना है पूछ सकता है। किसी को कोई भी डाउट?
एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है। कोई डाउट किसी को जब तक बताइए। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इंटरनेट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है कंप्यूटर में। चलिए बाद में अपन स्लाइड स्टार्ट कर देंगे, अभी अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए लिखिए, सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स having conductivity between metal and insulator, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻⁵ to 10⁻+5 कुछ इस ऑर्डर में है ना? ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रेंज नहीं है। अच्छा, कंडक्टिविटी का मेजर किसमें होता है? यूनिट क्या होती है कंडक्टिविटी की? अब पढ़ा है आप सबने करंट इलेक्ट्रिसिटी, बताइए। कंडक्टिविटी पूछ रहा हूं, कंडक्टेंस नहीं पूछ रहा हूं, कंडक्टिविटी। सर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है ना, मोह पर मीटर, मोह मीटर इनवर्स या मोह पर मीटर, ये होता है यूनिट का कंडक्टिविटी का यूनिट। मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻³ या 4 से स्टार्ट होके 10⁻10, 10⁻18, 15 इस तरह की रेंज तक लाई करती है, तो बहुत हाई कंडक्टिविटी होती है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मेटल की कंडक्टिविटी की रेंज भी दी हुई है वहां पर कि क्या लाई करती है, वो बहुत हाई वैल्यूज है, 10⁻10, 10⁻15 इस तरह की कुछ ऑर्डर आता है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी उनसे काफी कम होती है, इस रेंज में लाई करती है। और इंसुलेटर की 10⁻⁵ से और भी कम हो जाती है, 10⁻8 तक जाती है वहां पे। तो कुछ ऐसे मटेरियल है हमारे पास जिनकी कंडक्टिविटी बीच में है, ना तो वो एकदम इंसुलेटर जैसे है थोड़ा वीकली कंडक्ट करते हैं, ना बिल्कुल कंडक्टर जैसे कि अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उनमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है विद टेम्परेचर। उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल की कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ आपको क्या ग्राफ पता है, बताइए। मेटल की कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसा ग्राफ होता है, बताइए।
सर डिक्रीजिंग। कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, यस, है ना। या रेजिस्टिविटी की बात करें तो, रेजिस्टिविटी की बात करें तो सर इंक्रीज। इंक्रीजिंग। तो कैसा ग्राफ आएगा, ग्राफ कैसा बनाऊं, ग्राफ कुछ बता सकते हो क्या? इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का होता है। शुरुआत में थोड़ा पैराबोला जैसा कुछ दिखता है और बाद में स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। शुरुआत में लो टेम्परेचर पे जो ग्राफ होता है वो ऐसा पैराबोला जैसा दिखता है और बाद में स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है दिखने में, ठीक है। इस बार का नीट का क्वेश्चन भी था, है ना, नीट में क्वेश्चन भी आया था कुछ इसका। चलिए, पर यहां दिख रहा है कि यस, कॉपर के लिए यस, यहाँ पे दिख रहा है कि अपन को रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, पर सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कम होता है। उनका रेजिस्टेंस अगर देखे या रेजिस्टिविटी देखे सेमीकंडक्टर के लिए तो टेम्परेचर के साथ कम होती है। एक तरह से इनवर्स जैसा रिलेशन है, एक तरह से इनवर्स जैसा रिलेशन है। मैंने कहा एक तरह से इनवर्स जैसा रिलेशन है, ये बोल नहीं रहा हूं एग्जैक्टली कि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। मतलब आपको बस ये याद रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। विथ टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। तो ये दो खास प्रॉपर्टी है, ये दो खास, ये रीजन वगैरह पढ़ेंगे हम, वेट करिए। ये दो खास प्रॉपर्टीज है जिनसे हम सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं फ्रॉम इंसुलेटर एंड मेटल। इंसुलेटर में तो करंट आता ही नहीं और मेटल में खूब करंट आता है, पर मेटल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो सेमीकंडक्टर की है। सेमीकंडक्टर की कुछ खास प्रॉपर्टी होने की वजह से और इनकी इस खास प्रॉपर्टी की वजह से हम उनको बहुत तरह से एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। तो आज हम तरह तरह के डिवाइस बना पा रहे हैं इनकी वजह से। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो सेमीकंडक्टर इज अ क्लास ऑफ मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल है जो प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारे पास। अच्छा, ये नोट कर लिया था सबने? सेमीकंडक्टर इज अ क्लास ऑफ मटेरियल। बहुत सारे हमारे पास मटेरियल है जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, बहुत सारे मटेरियल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। मटेरियल का मतलब क्या? जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सीधा सीधा सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेमीकंडक्टर के अगर टाइप देखें हम तो कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। दो एग्जांपल है हमारे पास, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फिर हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब कंपाउंड भी हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में भी मैं कितने मटेरियल को मिला रहा हूं उसके हिसाब से कई पार्ट हो सकते हैं, कई टाइप हो सकते हैं। जैसे बाइनरी, मतलब दो चीजों को मिलाया, जैसा GaP, गैलियम और फास्फोरस को मिलाया, ये एक बाइनरी सेमीकंडक्टर होगा। टर्नरी, इसमें तीन चीजों को मिलाया, GaSP, तीन चीजों को मिलाया मैंने, एक एक क्रिस्टल बनाया मैंने GaAs और P को मिक्सचर करके, तो ये हमारे पास टर्नरी सेमीकंडक्टर हो गया। क्वार्टरनरी, इसमें चार चीजों को मिलाया, GaInAsP, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वार्टरनरी सेमीकंडक्टर। तो हमारी कई सारी रिक्वायरमेंट्स है, कभी हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, कभी हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, कभी हमें एलईडी में ग्रीन कलर चाहिए, कभी रेड कलर चाहिए, कभी वॉयलेट कलर चाहिए, कभी ब्लू कलर चाहिए, कभी पर्पल जैसा कलर चाहिए, कभी हम व्हाइट एलईडीज बनाते हैं, कभी वार्म व्हाइट लाइट बनाते हैं। वार्म व्हाइट मतलब थोड़ा येलोइश लाइट होती है, सनलाइट जैसी होती है। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कई तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल को ढूंढ के रखा है। मतलब हमने मटेरियल ढूंढा, उनकी जो प्रॉपर्टी जहां हम लगा पा रहे हैं वहां पे उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी वेरायटी है। अच्छा, ये तो मैंने कुछ ही एग्जांपल बताया, मेरे पास स्लाइड में कई सारे एग्जांपल लिखे हुए थे। अच्छा, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी होते हैं। आजकल आपने देखा है फोल्डिंग डिवाइस आ गए हैं, जैसे सैमसंग का एक फोन आता है फोल्ड, उसमें स्क्रीन बैंड हो जाती है, तो हमारी स्क्रीन जो है ये मोबाइल की स्क्रीन ये बैंड हो सकती है, तो ऐसा होता है। यस,
स्क्रीन इज बेंडेबल बिकॉज इट इज ऑप्टिकल। वो जो स्क्रीन है आजकल ऑर्गेनिक पॉलीमर से बन रही है। ऑर्गेनिक पॉलीमर में फ्लेक्सिबिलिटी काफी रहती है। जो क्रिस्टल से पॉलीमर से हम बनाते हैं, ओलेड में ओ मींस ऑर्गेनिक, यस, ओलेड में ओ मींस ऑर्गेनिक, यस। बहुत सारे आजकल पुरानी कार में येलो लाइट पर नई क्लास में व्हाइट लाइट, ऐसा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। पुरानी कार में येलो लाइट पर नई कार में व्हाइट लाइट आती है, वो एलईडी पर है। येलो भी अपन लगा सकते हैं, पर हेलोजन लैंप्स वगैरह हम यूज करते हैं जिनकी बीम बहुत ज्यादा है। आजकल कार्स में हेलोजन लैंप्स वगैरह हम यूज करते हैं, तो उनकी बीम बहुत ज्यादा दूर तक जाती है इसलिए, और उनकी प्रॉपर्टी की थोड़ी व्हाइटिश लाइट होती है, और व्हाइट लाइट थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखता है अपन को, नेचुरल दिखता है, इसलिए वो यूज कर रहे हैं। चलिए, ये मैंने कुछ टाइप्स बताए सेमीकंडक्टर के। अच्छा, ऑर्गेनिक के मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल नाम भी है, तो आप लोग सर्च करिएगा, देखिए एनसीईआरटी से पढ़िएगा। मैं एक आध एग्जांपल दे देता हूँ। डोप्ड पॉलीसाइनेट, डोप्ड पॉलीसाइनेट, पॉलीसाइनेट डोप कर दो तो वो भी एक पॉलीमर बन जाता है, वो भी एक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब आप एनसीईआरटी से और ढूंढना, नेट पे ढूंढना और इनके नाम याद रखना। तो सेमीकंडक्टर की कई सारी टाइप्स है हमारे पास, बहुत सारे सेमीकंडक्टर है। कुछ मटेरियल है जो एलिमेंटल फॉर्म में सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी, कंपाउंड में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी वैरायटी है। और ये सब क्यों है? क्योंकि हमें तरह तरह के एप्लीकेशन में सेमीकंडक्टर यूज करना है। अब हमारे कोर्स में क्या दिया गया है? हमारे कोर्स में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सेमीकंडक्टर की इंफॉर्मेशन। हमें ये सब नहीं पढ़ना है, ये सारे सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बारे में चीजें पढ़ना है। सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही हम सारी चीजें समझेंगे। हमारा कोर्स सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन देगा चीजों का, तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं चीजों का। इज इट क्लियर? हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं चीजों का। यस। अब सेमीकंडक्टर की जितनी प्रॉपर्टीज है वो समझने के लिए मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड मॉडल से चीजें समझा सकता हूं और एनर्जी बैंड मॉडल से चीजें समझा सकता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड मॉडल थोड़ा सा बच्चों टाइप का मॉडल हो गया, छोटे छोटे बच्चों को समझाने टाइप हो, तो अपन बेसिक सबसे सिंपल मॉडल कोवेलेंट बॉन्ड मॉडल है, उससे चीजें समझा सकते हैं। फिर दूसरा जो थोड़ा अच्छा मॉडल है जिसे थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हैं, वो है एनर्जी बैंड मॉडल। एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड मॉडल, एनर्जी बैंड मॉडल थोड़ा बेटर तरीके से चीजें समझाता है एंड ये मोर क्लोजर टू एक्यूरेट है, असली चीजों के ज्यादा पास में नहीं। आपको मैंने एक वीडियो शेयर करा था, क्या आपने देखा? एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड, यस, है ना? तो उस वीडियो में आपको एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है थोड़ा आइडिया दिया गया है ना? वो वीडियो की वजह से अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए चीजें समझाना। आपने वीडियो में देखा होगा कि हर एटम का जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो एटम इज अ डिफरेंट एंटिटी देन अ मॉलिक्यूल। एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम नहीं होता है एक मॉलिक्यूल में जाके। एटम से अगर मॉलिक्यूल बनता है, दो एटम मिलकर अगर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एटम में जो एनर्जी स्टेट अवेलेबल थी, मॉलिक्यूल में सेम एनर्जी स्टेट नहीं होती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट अलग हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मान लीजिए दो हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं और वो मिलकर एक हाइड्रोजन एटम बना रहे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे। एक हाइड्रोजन एटम में हमें पता है कि उसकी एनर्जी स्टेट क्या है। उसमें इलेक्ट्रॉन की सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है माइनस में, फिर माइनस 3.4। ये आपको एनर्जी स्टेट की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रह सकता है उसकी एनर्जी की वैल्यू पता है। अब दो हाइड्रोजन मिलकर अगर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सही बात है क्या? सिंगल एटम में सिंगल न्यूक्लियस है, पर दो एटम जब आसपास आ गए तो उनके न्यूक्लियस दोनों के ही इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट कर सकते हैं, सही बात है? यस सर। है ना? तो बिकॉज ऑफ दिस द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड चेंज, बिकॉज ऑफ दिस द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड चेंज। यस सर। है ना? और एक और रीजन है, देखो एक तो ये समझा कि भाई दो न्यूक्लियस के इफेक्ट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका एनर्जी लेवल डेफिनेटली बदलना चाहिए। अब एक और तरीके से समझ सकते हैं, पाउली ने बोला था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनकी एनर्जी स्टेट सेम हो, उनकी चारों क्वांटम नंबर सेम होना मतलब एनर्जी स्टेट सेम होना। चारों क्वांटम नंबर मिलकर एनर्जी स्टेट रिप्रेजेंट करती है, तो डिफरेंट क्वांटम नंबर होना चाहिए, ऐसा पाउली ने कहा था। कोई एक ही सिस्टम में ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं जिनकी चारों क्वांटम नंबर सेम हो, ऐसा पाउली ने कहा था। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि एनर्जी स्टेट सेम नहीं होना चाहिए।
क्वांटम नंबर डिफरेंट होना मतलब डिफरेंट एनर्जी स्टेट। समझ में आ रहा है ना? तो जब एटम बनेगा, एटम से जब मॉलिक्यूल बनेगा, तो मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो जब दोनों मिले तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन का 1s1 हो नहीं सकता, उनकी एनर्जी स्टेट बदलना चाहिए। अब ये बदलने के लिए आपने एमओटी पढ़ी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, उसमें क्या बताते हैं आपको कि एनर्जी ऑर्बिटल जो है, इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल से जब वो ओवरलैप करते हैं तो उससे दो ही नए ऑर्बिटल बन जाते हैं। 1s मिलकर दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, एक को शायद सिग्मा एस बोलते हैं, दूसरे को सिग्मा स्टार एस बोलते हैं, ऐसे कुछ रहता है शायद, है ना? यस सर। हाँ, तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम रहती है पहले से, एक की थोड़ी ज्यादा हो जाती है। दो ऑर्बिटल मिक्स हुए और उनसे दो ही नए ऑर्बिटल बने, एक की एनर्जी थोड़ी कम, एक की थोड़ी ज्यादा। ये हमने एमओटी में पढ़ा था कि एटम्स जब पास आके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनके एनर्जी लेवल मिक्स हो जाते हैं और उससे उतने ही नंबर में नए एनर्जी लेवल बनते हैं। जितने एनर्जी लेवल मिक्स हुए उतने ही नंबर में नए एनर्जी लेवल बने, कुछ की एनर्जी कम, कुछ की ज्यादा। ऐसा बोल सकता हूं मैं। एमओटी में शायद यही हो रहा है, यस सर। है ना? सब बच्चे ध्यान से समझते जाइएगा, है ना? मेरे वर्ड को अच्छे से समझना है, किसी को दिक्कत लगे तो बोल देना है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बता रही है कि जब दो एटम मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो एटम के ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल बना लेते हैं। दो ऑर्बिटल मिलकर दो ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने नए ऑर्बिटल बनते हैं, और ऑर्बिटल जो नए बनते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है? उनकी एनर्जी स्प्रेड हो जाती है, कुछ की एनर्जी कम, कुछ की ज्यादा। ये अपन ने पढ़ा। अब क्योंकि मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो रहे हैं और नए एनर्जी लेवल बन रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए किसी क्रिस्टल में भी। सिंगल एटम के एनर्जी लेवल अलग होंगे, मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल अलग होंगे, और किसी क्रिस्टल जहां पर बहुत सारे एटम पास पास होते हैं, एक क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करूं, जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करूं, उसमें करीब 10⁻23 एटम होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻23 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, बहुत सारे एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? एक यूनिट क्यूब ले लो उसका, उसमें ही बहुत सारे एटम है। यूनिट सेंटीमीटर का क्यूब ले लो तो 10⁻23 एटम्स है। इतने सारे एटम आसपास है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इन सभी के इन्फ्लुएंस में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रीच तो इनफाइनाइट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक लग सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनफाइनाइट है, मतलब हर न्यूक्लियस, हर एटम का न्यूक्लियस किसी भी इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब सारे एटम्स के न्यूक्लियस सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सही बात है? Yes, sir. यस सर। ना? दैट्स व्हाई सारे सिलिकॉन एटम जब मिल रहे हैं और क्रिस्टल बना रहे हैं तो क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो भी डिस्टर्ब होगी, वो वही नहीं होगी जो एक सिंगल सिलिकॉन एटम में होती है, यस सर। है ना? बाकी बच्चे समझ लीजिए अच्छे से। फिर से रिपीट करता हूं मैं। इन अ सिलिकॉन क्रिस्टल, बिकॉज मेनी सिलिकॉन एटम्स आर क्लोज टुगेदर, so all silicon atoms nucleus will affect all of the electrons in the crystal. That's why the electrons in the crystals should have different energy states than a single isolated silicon atom. एक अकेले सिलिकॉन एटम में जो एनर्जी स्टेट होता है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा क्रिस्टल में जाके। क्रिस्टल में जाके एनर्जी स्टेट बदल जाएंगे। अब क्रिस्टल में जो एनर्जी, अच्छा ये लाइन जो मैं कह रहा हूं ये आप लिख भी सकते हैं, थ्योरी अपन थोड़ा लिख लेते हैं साथ में। लिख लीजिए हेडिंग डाल के, हेडिंग डाल के लिख लीजिए एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी लिखिए। इन अ सॉलिड क्रिस्टल, इन अ सॉलिड क्रिस्टल many atoms are combined, many atoms are combined to form a crystal, to form a crystal. Hence all of these atoms may affect, all of these atoms
may affect all of the electrons in the crystal. All of these atoms may affect all of the electrons in the crystal. All of the electrons in the crystal. चलिए, ये लाइन क्लियर हुई? यस सर। ठीक है ना, थैंक यू। आगे लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए। The energy state of a single isolated atom, the energy state of a single isolated atom will change. Energy state of a single isolated atom will change when it is in a crystal. When it is in a crystal. When it is in a crystal. तो अगर अलग तरीके से बोलूं, इन अ क्रिस्टल लिखिए, इन अ क्रिस्टल ओके, कॉल आ गया था। मैं लिखा रहा था हेंस इन अ क्रिस्टल, क्या लिखा था मैंने? लाइन प्लीज बता देंगे, लास्ट में क्या लिखा था? In a crystal. इन अ Crystal. in a crystal, a atom in a crystal, an atom will have different energy levels. An atom will have different energy levels. Will have different energy levels than when it was isolated. Then when it was isolated. जब वो आइसोलेटेड था तो उसके एनर्जी लेवल अलग थे, जब वो क्रिस्टल में आ गया तो उसके एनर्जी लेवल अलग होते हैं। एंड आगे लिखिए, एंड डिफरेंट एटम शुड हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। डिफरेंट एटम शुड हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, वरना पॉली बुरा मान जाएगा। डिफरेंट एटम शुड हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, है ना। पाउली ने क्या बोला था? हर एटम को समझा के भेजा उसने कि भैया तुम्हें एनर्जी लेवल अलग अलग रखना है, कोई दो एक जैसा रख नहीं सकते। तो एटम अच्छे से सुनते हैं बात पाउली की, तो वो तो अपने अपने एनर्जी लेवल अलग अलग कर लेगा। तो हर एटम अपना एनर्जी लेवल अलग कर लेगा, और सारे एटम्स मिलकर सबके एनर्जी लेवल वो नहीं होंगे जो अकेले सिलिकॉन एटम में, अकेले एक एटम में। क्या है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब ऐसा हो रहा है अगर कि जितने एटम से सबके एनर्जी लेवल डिफरेंट हो चुके हैं, और ये वो नहीं है जो सिंगल एटम में थे, सिंगल आइसोलेटेड एटम में थे, तो तुम्हारे पास जितने भी सिलिकॉन एटम थे सबके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को देखोगे तो एक एनर्जी लेवल पे लाया करेगी, और सारे एटम में अलग अलग होगा। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज के बैंड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को देखेंगे तो वो सेम लेवल पे नहीं दिखेगी पूरे क्रिस्टल में। पूरे क्रिस्टल में हमें कई सारी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो एनर्जी का एक बैंड जैसा मिलेगा मुझे, वो फाइन लाइंस के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, लिखते इस लाइन को आगे, इस पॉइंट को लिखते अपन आगे। आगे लिखिए, लिखिए, हेंस when we observe, hence when we observe energy of electrons in a crystal, hence when we observe energy of electron in a crystal, we should have large number of closely packed energy levels. We should have large number of closely packed energy levels. Which are called energy bands. We should have large number of closely packed energy levels, which are called energy bands.
मतलब कि मैं क्रिस्टल में जाकर हर एक इलेक्ट्रॉन से पूछ रहा हूँ कि बता तेरी एनर्जी क्या है, और उसकी एनर्जी को एक टेबल में लिख लेता हूँ। जितने इलेक्ट्रॉन थे सबसे मैंने सर्वे करा, सबकी एनर्जी को लेके मैंने एक टेबल में लिख लिया, और अब मैं उस टेबल में जो एनर्जी लिखी इलेक्ट्रॉन की उसके हिसाब से ग्राफ बना रहा हूँ। तो ग्राफ में मुझे जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन थे उनकी एनर्जी थोड़ी कम होगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को देखूंगा तो मुझे वो एक बैंड दिखेगा, मुझे एक रेंज में लाई करती दिखेगी उनकी एनर्जी। तो जो एनर्जी के हमें ऐसे बैंड दिखना चाहिए वहां पे, क्योंकि सारे सिलिकॉन एटम के पास एनर्जी अलग होना चाहिए, तो अलग एनर्जी होना चाहिए, तो अलग अलग एनर्जी के लिए मेरे पास एनर्जी का बैंड बन जाएगा। समझ में आ रही है बात ये? Yes, sir. ओके, बाकी सब बच्चे भी देख लीजिए अच्छे से। ओके, तो अभी थोड़ा समझाया है मैंने कि व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, इसे और अच्छे से समझते हैं हम। एनसीईआरटी ने ब्लू बॉक्स में एक बहुत बढ़िया चीज समझा रखी है, बिल्कुल वही चीज अपन पूरा यहाँ पे आप समझेंगे एनसीईआरटी ने क्या समझा रखा है। ठीक है, तो मैं उस चीज पे आता हूँ। वेट अ सेकेंड। तो एनसीईआरटी ने एक हमें चीज समझा रखी है, वो अपन पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एग्जैक्टली सेम चीज बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में, ये डायग्राम मैं हटा रहा हूँ, है ना। मैं इससे और अच्छी चीज बताने वाला हूँ, इसलिए डायग्राम को हटा रहा हूँ, है ना। आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए क्या आता था एनर्जी बैंड का मतलब, ये समझ लीजिए। अब मैं नए तरीके से एनर्जी बैंड समझाने वाला हूँ। ओके, मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए, हम एक अब ग्राफ बनाने वाले हैं बिटवीन इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन, एटम्स के बीच की डिस्टेंस। आप एनसीईआरटी ओपन कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो, है ना। निश्चित पूछ रहा है एनसीईआरटी ओपन करना चाहिए क्या, तो आपकी इच्छा है तो कर सकते हो, ठीक है। पर एनसीईआरटी की लाइन थोड़ा टफ रहेगी पढ़ना, पहले मैं समझा रहा हूँ पढ़ लो, फिर बाद में आप उनका मीनिंग निकालते रहना। चलिए, मैं ग्राफ बना रहा हूँ इंटर एटॉमिक सेपरेशन, एटम्स की सेपरेशन और उनकी एनर्जी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज और एटम्स की सेपरेशन, इनके बीच में ग्राफ। ये एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी है। और हमें ना क्रिस्टल बनाने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं बहुत सारे एटम इकट्ठा करके ला रहा हूं और उनको इकट्ठा करके क्रिस्टल बनाने वाला हूं, ठीक है। तो कितने एटम लाना पड़ेंगे क्रिस्टल बनाने के लिए, बहुत सारे। लेट्स से हम कि n एटम लेके आ रहे हैं, n एटम ऑफ सिलिकॉन पकड़े अपन ने और उनको मिलाकर अपन क्रिस्टल बना रहे हैं, ठीक है। वो इधर उधर अकेले अकेले थे, सब दूर दूर थे, तो उनको जोड़ के अपन क्रिस्टल बनाना चाह रहे हैं, समझे। अब जब इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत ज्यादा होगी, तो हर सिलिकॉन एटम अपना इंडिविजुअल होगा, वो आइसोलेटेड है बाकी सबसे, तो बहुत दूर है सबसे, तो उसका जो एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन था, उसका जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन था, वो आप तो जानते हो क्या होता है। सिलिकॉन के एटम का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, cp2, शायद यही होता है ना। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी कमजोर है, प्लीज बता दो यही होता है क्या। यस, थैंक यू सजन, ठीक है। तो मुझे ऐसा याद है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, और मुझे ऐसा याद है कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। 1s एक कम एनर्जी का लेवल होता है, 2s थोड़ा ज्यादा एनर्जी का लेवल होता है, 2p उसके आसपास ही रहता है, ये दोनों बहुत पास पास के एनर्जी लेवल्स होते हैं। वैसे 3s और 3p भी पास पास के एनर्जी लेवल से, पर एनर्जी में डिफरेंस है, और 3p की एनर्जी ज्यादा होती है 3s से, ऐसा अबव वगैरह प्रिंसिपल में आपने शायद पढ़ा भी होगा। तो अगर एटम बहुत दूर दूर है तो उनके एनर्जी लेवल अगर मैं देखूं, उनमें देखूं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, तो सिलिकॉन में मेरे पास एक ये एनर्जी की स्टेट अवेलेबल है, 1s की, जहां इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, ये 2s की एनर्जी स्टेट है, ये 2p की एनर्जी स्टेट है, ये 3s की एनर्जी स्टेट है, और ये 3p की एनर्जी स्टेट है। ये आपस में क्लोज होगी 2p और 3s की, और ये दोनों एनर्जी स्टेट आपस में क्लोज होगी, ठीक है। तो सिलिकॉन के पास जो जो एनर्जी स्टेट अवेलेबल थी वो मैंने दिखाई। अच्छा, मैंने कितने सिलिकॉन एटम लाया हूं, n एटम लाया,
तो अगर मैं अब इन सारे एटम में इलेक्ट्रॉन को पकड़ के उसकी एनर्जी पूछूं, तो मेरे पास 2n इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए हर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और n एटम, तो मेरे पास 2n इलेक्ट्रॉन होंगे जो एग्जैक्टली इस एनर्जी स्टेट में। यहाँ पे मुझे 2n डॉट मिलेंगे, हर इलेक्ट्रॉन के लिए डॉट बनाऊंगा, तो यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन के 2n डॉट बनेंगे मेरे पास। बताइए सही बात है क्या, है ना। और वैसे ही ये 2s और 2p में भी देखूं तो यहाँ पर भी 2n इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे मुझे, इस एनर्जी लेवल पे भी मुझे 6n इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, इस एनर्जी लेवल पे मुझे 2n इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे और इस एनर्जी लेवल पे मुझे 2n इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के करस्पॉन्डिंग डॉट बनाऊं, तो मुझे जब एटम बहुत दूर दूर है तब की बात कर रहा हूं, किसी एटम का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, सब बहुत दूर दूर है, तो इस जगह पर इस एनर्जी के लेवल पर मुझे एग्जैक्टली 2n डॉट दिख रहे होंगे। यहाँ वाले एनर्जी लेवल पर भी मुझे 2n डॉट दिखेंगे, यहाँ वाले पे भी 6n डॉट दिखेंगे, ऐसा ऊपर भी दिखेगा। ठीक है, इनको थोड़ा दूर कर देता हूं मैं इस तरह। चलिए ये समझ में आई, अभी तक की बातें क्लियर है क्या? ओके थैंक यू, प्लीज ध्यान देते जाइएगा, अच्छे से समझते जाना है अपन को, है ना। मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो सकता है धीरे धीरे कराने में आप बोर भी हो रहे हो, पर धीरे करना जरूरी है। अब ये जो 3p की एनर्जी स्टेट होती है, इसमें एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप 3p में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? ठीक, बिल्कुल सही। और n एटम है आपके पास, है ना, तो आप एग्जैक्टली यहाँ 6n इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो। आपके पास 6n इलेक्ट्रॉन रखने की स्पेस है, यहाँ 6n स्टेट अवेलेबल है, आप 6n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर सकते हो। हर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तो यहाँ पे 2n एनर्जी स्टेट है। वैसे ही नीचे में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब एटम बहुत दूर दूर थे तो सबका आपस में कोई रिलेशन नहीं, सबकी एनर्जी स्टेट अलग अलग। जैसे ही एटम पास में लाते हैं, धीरे धीरे उनको क्लोज लेके आ रहे हैं, तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम करते हैं। चलो पीछे चलते हैं, इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम करते हैं, है ना, इधर की तरफ चलते हैं, एटम्स को क्लोज लेके आते हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे एटम पास में आएंगे, ये एटम्स आपस में इंटरेक्ट करने लगेंगे, और इंटरेक्ट करेंगे तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इनके एनर्जी लेवल्स बदलेंगे। हर एटम का एनर्जी लेवल थोड़ा डिफर कर जाएगा जो ओरिजिनल था उससे, सही है? Yes, और कुछ एटम ऐसे होंगे जिनमें एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, कुछ एटम में एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होंगे। तो ये जैसे जैसे पास में आएंगे वैसे वैसे डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। अच्छा, ये डिस्टर्बेंस सबसे पहले आउटर लेवल में चालू होगा, क्योंकि आउटर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स जल्दी एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, तो सबसे पहले आउटर लेवल में इन्फ्लुएंस चालू होने लग गया। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे 6n स्टेट थी, तो मैंने एग्जैक्टली 6n लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे। अब वो बहुत क्लोज लाइन बनाई मैंने, यहाँ पर भी 2n लाइन्स बनाई, ठीक है। मेरे पास जितने एटम थे उन सबके एनर्जी लेवल ओवरलैप करे, तो अपन ने एमओटी में पढ़ा था, जितने ऑर्बिटल ओवरलैप करते उतने ही नए ऑर्बिटल बनते। तो 6n एनर्जी की स्टेट अगर मिक्स हो रही है तो 6n ही नई एनर्जी स्टेट बनेगी, और इनमें कुछ की एनर्जी कम कुछ की ज्यादा होती है, इसलिए मैंने थोड़ी एनर्जी देखो ऊपर थोड़ी एनर्जी नीचे कर दी। यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको डायग्राम? ये अच्छे से थोड़ा डार्क करता हूं इसको, है ना, कुछ की एनर्जी मैंने बढ़ा दी, कुछ की एनर्जी कम कर दी, तो हमको ऐसा स्प्रेडिंग दिखी एनर्जी लेवल की। ये समझ में आ रहा है क्या, है ना? सही बच्चे ध्यान से समझते जाइएगा। अच्छा, बाकी एनर्जी लेवल्स का क्या होगा? क्या आखिरी शेल जब ओवरलैप करने लग गए, आखिरी के ऑर्बिटल जो एटम के बहुत दूर वाले ऑर्बिटल थे उनमें थोड़ा इंटरेक्शन चालू हो गया, क्या उसी समय इनर ऑर्बिटल में भी चालू हो जाएगा? क्या इनर ऑर्बिटल अभी थोड़ा इंटैक्ट नहीं रहेंगे? बताइए, है ना। एटम के अंदर के जो ऑर्बिटल्स है वो बाहर के ऑर्बिटल जैसा बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है, वो रिलेटिवली थोड़ा इंटैक्ट रहेंगे। वाई? क्योंकि आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स में बाकी के एटम का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा आएगा और अंदर के इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि वो अंदर की न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा पास में है तो इसका फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बाकी के न्यूक्लियस का यहाँ पे इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन से शील्ड भी हो रहा होगा, इसलिए अंदर के इलेक्ट्रॉन से थोड़ा असर कम आने वाला है, इसलिए उनमें भी थोड़ा जो स्प्रेडिंग होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल स्प्रेडिंग नहीं होगी, लेकिन वो इनके कंपेयर में बहुत ही माइन्यूट सी होने वाली। तो माइन्यूट होने वाली है, इसलिए मैं उनको लगभग एक लाइन जैसा ही दिखा रहा हूँ।
ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ स्प्रेडिंग नहीं होगी, पर इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आउटर ऑर्बिटल। हेंस मैं लगभग अब जब इनको इतना ब्रॉड दिखाया तो उसकी कंपेयर में तो बिल्कुल लाइन ही होगी। क्लियर हो रहा है क्या आपको? यस सर, क्लियर है। ओके, बाकी बच्चे भी देख लीजिए अच्छे से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला भाई, जितना स्प्रेडिंग आउटर ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग जितनी हो रही है उतना तो इनर में नहीं होगी। तो इनर में भी होगा एनर्जी के लेवल में स्प्रेडिंग, पर वो इतनी ज्यादा नहीं दिखेगी। तो बहुत ही क्लोज है यहाँ पर अभी भी एनर्जी का मामला, है ना, इसलिए वो मैंने एकदम एक लाइन ही दिखा दी है, मैंने ज्यादा स्प्रेड ही नहीं करा यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा और इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम करते, तो इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम करते चलते। ये मैं यहाँ पे थोड़ा हटा रहा हूँ, ये मुझे स्पेस चाहिए। ये बात आपने पढ़ा हुआ है, तो 10.3 एटम्स थे, ये हटा देता हूं मैं। और ये भी पता है आपको, हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ग्राफ बनाते हैं, ये भी हटा देता हूं। ठीक है, एटम की सेपरेशन और कम करते हैं, तो और कम करेंगे तो ये ग्राफ और स्प्रेडिंग बढ़ेगी ऐसा। अरे ये तो आपस में मर्ज दिख रहे हैं हमको एक पॉइंट पे जाके, ये देखिए। ठीक है, ये हमारे पास 6 लाइन्स थी यहाँ पर, ये 6 लाइन्स कुछ इस तरह से थी, ये यहाँ पे 2n लाइन्स थी, है ना, इनको मैंने ड्रॉ करा, तो मेरे पास ये 6n लाइन और 4n, ये 2n लाइन आपस में मर्ज हो गई। तो यहां पर अब मुझे मर्ज दिख रही है टोटल 4n एनर्जी स्टेट, सॉरी 8n एनर्जी स्टेट, 8n स्टेट। मैं 8n इलेक्ट्रॉन को रख सकता हूं इस स्प्रेड में, मेरे पास 8n लाइंस दिख रही है यहां पर, मैं 8n इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? बाकी मैं अभी भी थोड़ा सा चालू हुआ, ये नीचे मैं थोड़ा सा स्प्रेड दिखा दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल मामूली सा, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्प्रेड दिखा दूंगा, बिल्कुल मामूली सा। और इसमें तो अभी भी चालू नहीं हुआ होगा, इसमें तो काफी बाद में चालू होगा। बोलो, ये समझ में आ रहा है जो ऊपर मैंने ड्रॉ करा है? यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, पर एक्चुअली क्या हुआ है कि जो असली में इंटरएटॉमिक सेपरेशन होती है सिलिकॉन क्रिस्टल में, वहां पर अभी भी नहीं पहुंचे हैं, वहां पर अभी भी नहीं पहुंचे। सिलिकॉन के जो एक्चुअल इंटरएटॉमिक सेपरेशन होती है वो थोड़ी और कम है, थोड़ा और एटम्स को पास में लाओ, तो एटम्स को और पास में लाते हैं ना, अब देखना एक चीज हो जाएगी। ये 16 जो स्टेट थी, इसमें से 3n एनर्जी स्टेट नीचे की तरफ पुश हो रही थी, जो एक्चुअल एनर्जी लेवल था उससे नीचे जा रही थी, और 3n एनर्जी स्टेट ऊपर जा रही थी, है ना। जितने ऑर्बिटल मिक्स होते उतने नए एनर्जी स्टेट बनती, उतने नए ऑर्बिटल बनते, और जितने थे उसकी आधी की एनर्जी कम, आधी की ज्यादा होती थी। याद करो, एमआईटी में ऐसे पढ़ा है आपने, है ना। तो यहाँ 6n में से 3n एनर्जी स्टेट नीचे जा रही है, यहाँ 2n में से n एनर्जी स्टेट नीचे जा रही है, यहाँ 6n में से 3n की ऊपर जाने की टेंडेंसी है, यहाँ 2n में से n की ऊपर जाने की टेंडेंसी है। तो यहाँ की n और यहाँ की 3n वो मिलके अभी इसमें ऊपर के रीजन में थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 6n एनर्जी स्टेट जो थी, इसमें से एग्जैक्टली आधी जो एनर्जी स्टेट थी वो ओरिजिनल से कम एनर्जी की हो चुकी थी, और इसकी आधी एनर्जी स्टेट ओरिजिनल से ज्यादा हो चुकी थी। 2n में से आधी एनर्जी कम पे आ चुकी थी, आधी एनर्जी ज्यादा पे आ चुकी थी, है ना। अब ये 2n और ये 6n आपस में मर्ज हो गई, 8n हो गई। तो इस 8n में एग्जैक्टली 4n जो है वो ऊपर जाना चाहती है, और 4n जो है नीचे जाना चाहती है। सही है क्या? इस 6n की 3n और इस 2n की n, यहाँ पर 4n एनर्जी स्टेट से जो और ऊपर जाना चाहती है, उनकी एनर्जी पहले से और बढ़ना चाहती है, और 4n की और कम होना चाहती है। तो ये सेपरेट हो जाते थे, अभी तो मर्ज हो गए थे, लेकिन फिर ये सेपरेट हो जाते हैं, इसके बाद फिर इनमें सेपरेशन आ जाता है। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पर एग्जैक्टली 4n एनर्जी स्टेट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, और यहाँ 4n एनर्जी स्टेट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, और इनके बीच में एक गैप क्रिएट हो गई, इनके बीच में एक गैप क्रिएट हो गई, कुछ इस तरह से। बोलो, ये समझ में आ रहा है?
अब तुम केमिस्ट्री में कुछ इसके लिए कोई मुझे बोल रहा है डीजेनरेसी हो गई क्या ये, मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में आपने इसके लिए क्या वर्ड पढ़ा है ना। मैं केमिस्ट्री में मैंने बताया थोड़ा वीक हूँ, तो डीजेनरेसी वर्ड का मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता क्या है। ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास लॉजिक क्या है, 6n में से 4n 6n में से आधी मतलब 3n ऊपर जाना चाहती थी, उसकी एनर्जी ज्यादा होना चाहती थी, और यहाँ की 2n में से n ज्यादा होना चाहती थी। तो यहाँ की 3n और यहाँ की 2n में से n मिलकर 4n एनर्जी स्टेट से जो ऊपर की तरफ निकल जाती, तो 4n एनर्जी स्टेट यहां मिल जाती है मुझे, और वैसे ही 4n एनर्जी स्टेट मुझे यहां मिल जाती। और अभी हम आ गए देखिए मिनिमम एनर्जी के लेवल पे। इसके बाद में और अगर डिस्टेंस कम करूंगा तो देखिए ये एनर्जी के लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चालू हो रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये और ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम एनर्जी की स्टेट है, मतलब यहां से एटम्स को और पास में ले जाऊंगा तो अब है ना एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए इससे आगे नहीं जाएंगे अपन। ये इक्विलिब्रियम में जो सिलिकॉन में सेपरेशन होना चाहिए वहां पहुंच चुके हैं अपन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। अब इससे ज्यादा एटम को पास में लाओगे तो उनमें एक तरह से रिपल्शन जैसा हो जाएगा, इसलिए एनर्जी बढ़ने लग गई है, दिख रहा है, यस, है ना। तो हम जो एक्चुअल सेपरेशन होना चाहिए सिलिकॉन क्रिस्टल में वहां पहुंच चुके। तो जो एक्चुअल सेपरेशन सिलिकॉन क्रिस्टल में थी, रेड लाइन में बना देता हूं यहाँ पे, इस तरह से यहां पर आता है, दिस इज इंटरएटॉमिक सेपरेशन इन सिलिकॉन क्रिस्टल। इसको R नॉट बोल दिया, यह आ गया इक्विलिब्रियम इंटरएटॉमिक सेपरेशन इन सिलिकॉन क्रिस्टल। सिलिकॉन क्रिस्टल में ये इंटरएटॉमिक सेपरेशन है इक्विलिब्रियम में, यहां पहुंच गए अपन, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि आखिरी के जो शेल्स थे, आखिरी के जो ऑर्बिटल्स थे, उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा हुई है, तो उन्होंने अच्छे ब्रॉड बैंड बना लिए। इनर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कम हुई थी, इसलिए उन्होंने थोड़े थिन बैंड बनाए हैं, और सबसे इनर वाले ने तो इस तरह से बैंड बनाया ही नहीं था। देखो यहाँ समझ में आ रहा है, हम एटम्स को धीरे धीरे क्लोज लेके जा रहे हैं, तो उनके एनर्जी लेवल्स मिक्सअप हो रहे हैं, और क्या हो रहा है एनर्जी में, ये अपन ने देख लिया। अब देवांश पूछ रहा है कि एनर्जी में 4n ऊपर 4n नीचे क्यों चले गए, तो अभी फिर से बताया मैंने आपको कि इस 6n में से 3n एनर्जी स्टेट की टेंडेंसी ऊपर जाने की थी, उस 3n की स्टेट की एनर्जी ऊपर जाने की थी, वो ज्यादा एनर्जी के हो रहे थे, और 3n एनर्जी स्टेट नीचे आ रही थी, और 2n में से n ऊपर थी n नीचे थी। यहाँ की n और यहाँ की 3n मिलकर 4n और ऊपर चली गई, और यहाँ की 3n और यहाँ की n मिलकर 4n नीचे चली गई, तो बीच में स्प्रेडिंग का बीच में गैप क्रिएट हो गई। इसके जस्ट पहले देखेंगे तो इसकी n और इसकी 3n एग्जैक्टली ऊपर की तरफ थी, और यहाँ एग्जैक्टली 4n नीचे की तरफ थी, और ये 4n और ऊपर गई, ये 4n और नीचे गई, इसलिए यहाँ पे गैप आ गई। क्लियर, समझ पा रहे हैं ऐसा? अब एग्जैक्ट जो इंटरएटॉमिक सेपरेशन है सिलिकॉन क्रिस्टल में, उस पर देखे। अबे पूरे डायग्राम की मुझे जरूरत नहीं, मुझे केवल ये यहाँ वाले लेवल पे मुझे एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाना है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में अगर मैं देखूंगा, आखिरी के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे, केवल उनको देखूं तो उनको फिल करने के लिए मेरे पास है ना दो एनर्जी के बैंड है। एक ये बैंड है जहां इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकता हूं, ये एनर्जी का बैंड है जहां इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकता हूं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए मेरे पास दो एनर्जी के बैंड है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए मेरे पास दो एनर्जी के बैंड दिख रहे हैं, एक ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है। इनर ऑर्बिटल के भी हमारे पास एनर्जी के बैंड है थोड़े से यहाँ पर, उसको अपन दिखा देते हैं, चलो ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं है ना, उसको दिखाने का कोई सेंस नहीं है। तो आखिरी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल जो 3 वाली शेल थी, उसके इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए मेरे पास दो एनर्जी के बैंड थे, ठीक है। अब चलो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, है इलेक्ट्रॉन को भरने की जगह क्या है वो मिल गई अपन को, अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बताइए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे बताइए। एक सिलिकॉन एटम में 14 थे, एक सिलिकॉन एटम में 14 थे, तो 14 इंटू n थे, है ना। मेरे पास 14n इलेक्ट्रॉन रखे हुए, ठीक है। अब 14n इलेक्ट्रॉन को भरूंगा, ये वाले एनर्जी स्टेट में कितने स्पेस है मेरे पास, 2n इलेक्ट्रॉन की, तो 2n तो यहां भरा गया, यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन भरा गया सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल पे।
इस वाले एनर्जी के बैंड में कितनी जगह थी 2n, तो यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन भरा गया, यहाँ पे भी 2n इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, सॉरी 6n, है ना। ये 2p और 2s के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड में भर दिए। अब कितने बचे, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बताइए, जल्दी बोलिए। आखिरी शेल वाले 4n बचे मेरे पास, है ना। और ये एनर्जी बैंड में से देखिए 4n एनर्जी स्टेट नीचे अवेलेबल थी, 4n ऊपर अवेलेबल थी, 4n एनर्जी स्टेट नीचे अवेलेबल थी, यहाँ पर 4n एनर्जी स्टेट अवेलेबल है, यहाँ पर 4n एनर्जी स्टेट अवेलेबल है। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे भरने के लिए, 4n ही बचे हैं, तो सारे के सारे 4n इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ भर दूंगा। आप बहुत बुरा मान जाएगा नहीं तो, अगर ऊपर ले गया इलेक्ट्रॉन को तो सही है क्या, है ना। तो ये फाइनली मैंने इलेक्ट्रॉन्स को सिलिकॉन के क्रिस्टल में फिल कर दिया। या फिर मैं अगर सिलिकॉन क्रिस्टल में जाकर हर एक इलेक्ट्रॉन से पूछूं कि बता तेरी एनर्जी क्या है, और उस एनर्जी को एक ग्राफ पे प्लॉट करूं, तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए। मुझे दिखना चाहिए सबसे लोएस्ट एक एनर्जी लेवल जैसा दिखना चाहिए, उस फाइन एनर्जी डिफरेंस होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, वो 2n एनर्जी स्टेट दिखेगी। 2n इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस लेवल पे होगी, 2n इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ के वाले बैंड में होगी, 6n इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ वाले बैंड में होगी, 4n एनर्जी के बैंड 4n एनर्जी इलेक्ट्रॉन रखने की जगह यहाँ थी मेरे पास, और 4n इलेक्ट्रॉन ही यहाँ भरे हुए, और ये एक एनर्जी बैंड होगा जो बिल्कुल खाली पड़ा है, ठीक है। नाउ द एनर्जी बैंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसको कुछ नाम दे देते हैं। इस एनर्जी बैंड को नाम दे दिया वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इसलिए वैलेंस बैंड बोल दिया, है ना। अब ये जो ऊपर वाला एनर्जी बैंड है, ये जो ऊपर वाला एनर्जी बैंड है वैलेंस बैंड के ऊपर वाला, वैलेंस बैंड के ऊपर वाला, ये हमको बाद में पता चला कि यार कंडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए इसका हमने नाम दे दिया कंडक्शन बैंड। अब वो रोल क्या प्ले करता है वो थोड़ा सा वेट करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बैंड कंप्लीटली फिल्ड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। शांति शांति गोपाल, सब करेंगे बात, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है, और सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या बनेगा, इसे बोल देंगे एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सिलिकॉन क्रिस्टल। आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हैं, दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम फ्रॉम सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम। तो सिलिकॉन क्रिस्टल का कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहां, वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, इट इज कंप्लीटली पैक्ड वैलेंस बैंड, एंड इनर बैंड भी कंप्लीटली पैक्ड होते हैं। अच्छा, इनर बैंड का कोई काम नहीं होता है, हमें क्रिस्टल के अंदर वो कंडक्शन वगैरह में काम नहीं हेल्प करते, है ना। हमारा इंटरेस्ट अभी कंडक्शन में है, तो ये इनका कोई कंडक्शन में रोल नहीं होता, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन में रोल होता है, क्योंकि वो थोड़ा लूजली बाउंड। क्लियर? चलिए, एनर्जी बैंड थ्योरी क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बताता हूँ, जो एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूँ। अगर मैं सिलिकॉन के ऊपर वाले एलिमेंट पे जाऊँ, कार्बन के पास जाऊँ, है ना, जो कार्बन वाला ग्रुप है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर क्या आता है KCG का सन SN, है ना, फिर PB, ठीक है, ये आता है ना, सिलिकॉन, कार्बन, सॉरी कार्बन, जर्मेनियम, फिर SN, फिर PB, ठीक है। तो ये जो होता है SN, एंटीमनी क्या बोलते हैं, लेड, टीन बोलते हैं शायद इसको, तीन, तो हाँ टीन बोलते हैं ये, और इसके नीचे वाला लेड जो होता है, ये सब तो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, है ना। Yes, sir. और जो कार्बन होता है उसका मेन फॉर्म जो अपन को मिलता है, कोयला वाला जो फॉर्म होता है, वो नॉन कंडक्टर है कि कंडक्टर है? ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी हाँ, ग्रेफाइट एक तरह से कंडक्टर है, बाकी तो इंसुलेटर ही है, नॉन कंडक्टर ही है, ठीक है। और सिलिकॉन, जर्मेनियम ये होते हैं जो एलिमेंटल फॉर्म में कंडक्ट करते हैं, और वो भी माइल्डली सेमी कंडक्टर है। तो ऊपर से नीचे आके देखे तो कार्बन इंसुलेटर, सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमी कंडक्टर, और नीचे वाले कंडक्टर। ऐसा क्यों हो रहा है वो थोड़ी देर में समझेंगे अपन, पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। जो कार्बन होता है ना हमारा, उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो वो उसकी इंटरएटॉमिक सेपरेशन इससे भी कम आती है। कार्बन के एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो उसमें इंटरएटॉमिक सेपरेशन इससे भी कम आती है।
और इससे भी कम जाके देखेंगे तो ये जो बीच की गैप है ना, आपको जो दो एनर्जी बैंड के बीच की गैप दिख रही है, इसे कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसे कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप, FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये गैप उसमें ज्यादा आती है कार्बन में, ये एनर्जी गैप सिलिकॉन से ज्यादा आएगी। कार्बन में एनर्जी गैप सिलिकॉन से ज्यादा आएगा। अच्छा, ये डायग्राम टू द स्केल नहीं बनाया, ये एनर्जी बैंड इतना ब्रॉड बनाया और मैंने एनर्जी गैप बहुत ज्यादा दिखा दी। ये टू द स्केल डायग्राम नहीं बच्चों, है ना। ऐसा नहीं होता कि ये एनर्जी गैप ज्यादा होती है एनर्जी बैंड की एनर्जी का स्प्रेड से, है ना। तो ये डायग्राम टू द स्केल नहीं बनाया। चलिए, तो मेरा पॉइंट ये बताने का है कि कार्बन में ये एनर्जी गैप जो होती है वो ज्यादा आती है, सिलिकॉन से ज्यादा आएगी। और जर्मेनियम में देखेंगे तो वो थोड़ा बड़ा साइज का, इसलिए सिलिकॉन से कम एनर्जी गैप। जर्मेनियम में सिलिकॉन से भी कम एनर्जी गैप होती है, यहाँ पे थोड़ा पीछे आता है तो एनर्जी गैप कम होती है। और नीचे के एलिमेंट में यहाँ लाया करते तो उनमें एनर्जी गैप होती ही नहीं। जो नीचे के एलिमेंट है, टीन बोला आपने, लेड बोला, इनमें एनर्जी गैप होती ही नहीं है, वो यहाँ कहीं लाया कर जाते हैं। उनके वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड सब मर्ज है। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, वेरी गुड, है ना। तो ये अपन ने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी आज। अभी 8:21 हो गया है तो टाइम हो गया है काफी, तो अपन आज रुकते हैं यहीं पर। आज जितनी भी चीजें पढ़ी है इसको अच्छे से रिवाइज करके आना आप नेक्स्ट क्लास में। आपको कुछ भी दिक्कत है तो वीडियो को 2-3 बार देख लो। आपको अगर दिक्कत है तो एनसीईआरटी से 2-3 बार पढ़िए आप। पर सेमीकंडक्टर टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अगले टॉपिक से पहले पुराने टॉपिक, पुराना लेक्चर पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, एक एक चीज समझ में आना चाहिए, वरना आगे की चीज समझ नहीं आई। बहुत ज्यादा थ्योरी है इसमें, बिल्कुल सही देवांश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होके आओ। आज जो भी चीज पढ़ाई एनसीईआरटी से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो। कोई भी दिक्कत है अगली क्लास में पहले वो क्लियर कराओ और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पर हाँ, मैं थ्योरी इतनी पूरी फिर से रिपीट नहीं करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे ऐसा मत बोल देना यार प्लीज कि पूरा ये डायग्राम फिर से समझाओ। वो आप भी समझ रहे हो कि आधा घंटा करीब लग जाएगा फिर से, ठीक है। ओके है ना। सर। तो आप लोग अगर दिक्कत आ रही है तो ये पूरा वीडियो वापस से देख लो, है ना। प्लस ये चीज कवर अच्छे से करके आओ। छोटा मोटा डाउट है तो वो डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंडक्शन कैसे होता है सिलिकॉन क्रिस्टल में ये बात करेंगे। सिलिकॉन क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है ये बात करेंगे। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये बातें करेंगे, ठीक है। एनर्जी बैंड के बेसिस पे क्या फर्क होता है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।